अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने 7 इजी ट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस किया था, ये चेक करने के लिए कि कब वेक्टर्स डिपेंडेंट और कब इंडिपेंडेंट होते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं 7 ट्रिक्स को यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी कंसिडर किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये 3 डायमेंशनल स्पेस से लिए गए हैं। तो वेक्टर्स की डायमेंशन क्या है? 3। और टोटल नंबर ऑफ वेक्टर्स इस सेट में कितने हैं? 4। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या है? 4। तो अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स डायमेंशन से ज़्यादा हों तो ये जो गिवन वेक्टर्स हैं ये क्या हो जाते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो डायमेंशन से ज़्यादा हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गए? वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 साइन स्क्वायर एक्स को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। और अब आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि आपने 4 साइन स्क्वायर एक्स को रिमेनिंग वेक्टर्स 2 और कोस स्क्वायर एक्स, ये आपके रिमेनिंग वेक्टर्स हैं। तो आपने 4 साइन स्क्वायर एक्स को रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। तो अगर ऐसा हो कि अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है और उनमें से एक वेक्टर को आप रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, तो फिर वो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। इसमें भी इसी तरह से हुआ है कि हमें एक वेक्टर मिल गया जिसे हम रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये क्या हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये हमें पता है कि हमने वो ट्रिक देखी थी लास्ट वीडियो में कि सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये भी एक सिंगल वेक्टर है और नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले हम एक बात रिकॉल करेंगे कि अगर आपके पास गिवन वेक्टर्स हैं उनमें से कोई से दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जा सकें तो गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखें कि क्या हम साइन एक्स और कोस एक्स को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि क्या यहाँ पे आप कोई नंबर लिख सकते हैं कि इक्वालिटी भी कायम रहे? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम cos x sin x इन दोनों को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम इन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है कि इन दो पॉलिनोमियल्स को देखें। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 और इसकी क्या है? 1। इन दो पॉलिनोमियल्स को भी एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिखा जा सकता कि ये एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल बन जाए। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस थिंग जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई है, तो फिर ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनमें इन दो वेक्टर्स को एक दूसरे के इन दो वेक्टर्स को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में हम नहीं लिख सकते, जिसकी वजह से ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कि अगर वेक्टर्स का कोई गिवन सेट है और उसमें ज़ीरो वेक्टर आ जाए तो वो जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स होता है वो क्या हो जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये भी क्या हो गया? सेट लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि इसमें ज़ीरो वेक्टर आ गया है। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि हम किसी भी वेक्टर को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकते, तो ये भी वेक्टर्स फिर क्या हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किसी एक को भी मैंने इसको एक्सपेंड किया, आप देख सकते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम इसके स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सके। याद रखें कि ये कोई स्केलर मल्टीपल नहीं है, ये कोई स्केलर नंबर नहीं है, ये बल्कि एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो ये इसको आप स्केलर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आप कोई भी ले लें, किसी को भी आप एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में नहीं लिख सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये क्या हो गए? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए।
अब इन वेक्टर्स को देखना है कि ये डिपेंडेंट है या नहीं, तो इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अगर तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट, नहीं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इन वेक्टर्स को इस तरह से डिटर्मिनेंट में लिख लिया है। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। यहाँ रो 1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। तो इसको फार्मूला यूज़ करके एक्सपेंड करते हैं। तो फार्मूला क्या है, यहाँ -1 लिखना है आपने, ठीक है। इसको इसमें मैंने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है, तो यहाँ -1 लिखना है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। और जिस रो से आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसकी जो फर्स्ट एंट्री है उसको साथ में इस तरह से लिख लेना है। फिर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को ओमिट कर देना है और आपके पास जो एंट्रीज़ रह जाएंगी जैसे 3 1 -5 3, उसको आपने इस तरह से डिटर्मिनेंट में लिख लेना है। ठीक हो गया। अगेन आपने इसी तरह से करना है, सेकेंड एंट्री को लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर -1 उसी तरह से ही रखना है। 1 + 2 मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है। और अब इसको आपने ओमिट कर देना है और जो एंट्रीज़ रह जाएंगी यानी 0 1 1 3 उसको डिटर्मिनेंट में इस तरह से लिख लेना है। और याद रखें आपने साथ में ये एंट्री ज़रूर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में देखें, -1 अब पावर में क्या लिखा है, 1 + 3, इट मीन्स यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम लिखा और इसमें जो एंट्री थी आपकी रो की लास्ट एंट्री -1 वो लिखी और फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को ओमिट करके जो आपकी एंट्रीज़ रह जाती हैं उसको आप डिटर्मिनेंट में इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो हमने सॉल्व किया उसका आंसर क्या आया है, ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये वेक्टर्स हमने देखा अभी कि ये वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था, आप चाहें तो इसको सेकंड या थर्ड रो से भी या किसी भी तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हुए। अब इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि cos 2x को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये एक फार्मूला है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि cos 2x को रिमेनिंग वेक्टर्स के हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos 2x को रिमेनिंग वेक्टर्स ये थे, हमने रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख दिया है। तो जब भी आपको ऐसा एक वेक्टर मिल जाए जिसे आप रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो फिर आपके पास वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये वेक्टर्स भी क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।